नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश तक की शुरुआत करेंगे बलिया गोलीकांड में आ रही बड़ी खबर के साथ। गोलीकांड का पूरा वीडियो सामने आ गया है और इस ताजा वीडियो में नजर आ रहा है कि बैठक के दौरान जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। पुलिस प्रशासन के मौके से हटते ही हंगामा एक बार फिर शुरू हुआ और फिर फायरिंग के दौरान गोली जयप्रकाश पाल को लगी। वीडियो में जयप्रकाश जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। तो ये पूरा वीडियो है। इस वीडियो में ये पता लगता है किस तरीके से वहां हिंसा हुई, मारपीट हुई, झड़प हुई और उसके बाद जब पुलिस वहां से हटी तो दोबारा वहां झड़प हुई, हंगामा हुआ फिर से और फिर फायरिंग के दौरान गोली जयप्रकाश पाल को लगी। सबसे बड़ी बात यह कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जबकि मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। जातीय एंगल भी इस मामले में आ चुका है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के मैदान में उतरने के बाद आपको बता दें कि इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो, ये इस मामले में सबसे ताजा वीडियो है जो कि अब सामने आया है और जिसे देखकर पता लगता है कि किस तरीके से वहां भागदौड़, अफरा तफरी, झड़प, ये सारी परिस्थिति बनी हुई थी और इसी दरमियान गोली चली और गोली जयप्रकाश नाम के व्यक्ति को लगी जो कि वहीं गिर पड़ा। हमारे साथ बलिया से इस समय लाइव हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा आ गए हैं। अभिषेक, क्या साबित होता है इस वीडियो से? देखिए रोहित, इस पूरे वीडियो में साफ हो चुका है, 8 मिनट से ज्यादा का ये वीडियो है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे क्या कुछ उस घटना स्थल पर हुआ। मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाद में लगातार वहां पर अचानक से नारेबाजी होने लगती है, झड़प हो जाती है, कुर्सियां उठा उठा के फेंक के मारी जाती हैं, गाली गलौज भी होता है। तमाम तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पे हालात जो थे प्रशासन के हाथ से पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। और उसके बाद में जब मामला बढ़ता है तो वहाँ फायरिंग होती है और उस फायरिंग में जो मृतक है उसकी भी तस्वीर दिखाई दे रही है, उसको लाया जाता है और बार बार कहा जाता है कि एम्बुलेंस को बुलाया जाए और अफरा तफरी का माहौल है। कहीं ना कहीं ये पूरा वीडियो पूरा एविडेंस है पुलिस के लिए भी कि क्या कुछ वहाँ हुआ और जिस तरीके से लगातार ऐसा कहा भी जा रहा था कि इसमें प्रशासन की तरफ से जो कुछ भी किया गया वो पूरा नहीं था, तो वो भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे वहाँ जो मौजूद पुलिस वाले थे वो इसको हैंडल नहीं कर पाए और यही कारण था ये पूरी घटना आज जो काफी विवादों में भी है। एक तरफ पक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से गोली मारी गई और वहीं अब खुद एमएलए भी सामने आ गए हैं, वो भी नुमाइंदगी कर रहे हैं परिवार की और कह रहे हैं कि दोनों तरफ से बात होनी चाहिए और परिवार के पक्ष को भी सुना जाए। वो खुद आरोपी के पक्षधर हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से तस्वीर पूरी तरह से अब साफ हो जाती है कि आखिर उस बैठक में क्या कुछ क्या हुआ और किस तरीके से वहां पे ये गोलीबारी शुरू हुई थी। लेकिन ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। धीरेंद्र सिंह कह रहा है मैंने गोली चलाई नहीं, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी। अभिषेक, देखिए बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं जो दावा किया जा रहा है वो यहाँ पर सटीक नहीं बैठता। अगर वीडियो को देखा जाए तो आप बिल्कुल इस चीज को समझ सकेंगे कि जो दावा किया जा रहा है फायरिंग हुई है और फायरिंग में जो व्यक्ति घायल हुआ, जो आज मृतक है, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जो वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, जिस तरीके से दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई है, कुर्सियां तक फेंक फेंक के मारी गई हैं, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि माहौल प्रशासन के हाथ से बाहर जा चुका था और यही कारण है कि उसका मौके का फायदा उठा के या फिर जैसा कि आरोप भी लग रहा है जो मृतक है उसके परिवार की तरफ से कि मिली भगत करके उसे वहां से भगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कार्रवाई संदेह के दायरे में तो है ही, लेकिन इस वीडियो ने भी इसमें पुख्ता प्रमाण कर दिया है। जी 50,000 रुपए का इनाम कर दिया गया है बढ़ाकर। आपको बता दें पहले 25,000 का इनाम रखा गया था, अब 50,000 का इनाम रख दिया गया है बढ़ाकर इस मामले में मुख्य आरोपी पर। पूछताछ परिवार से भी हो रही है, लेकिन सुरेंद्र सिंह जिस तरीके से खुलकर सामने आए हैं, क्या सुरेंद्र सिंह को जानकारी नहीं है धीरेंद्र कहां है? अभिषेक, पुलिस ने उनसे नहीं पूछा? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात में भी इसको संदेह से देखा जा रहा है। जिस तरीके से खुलकर सुरेंद्र सिंह यहाँ समर्थन कर रहे हैं, परिवार के साथ में है,
पहुंच जाते हैं थाने में, कहते हैं कि रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, उन्हें मेडिकल के लिए भेजा जाता है। वो मेडिकल कराने पहली बार कोई विधायक खुद परिवार के साथ पहुंचता है। उनकी तस्वीरें हमें दिखाई देती जहां वो खुद रोकर भावुक होकर के अपनी बात रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को नहीं नजरअंदाज किया जा सकता कि क्या एमएलए के जो है उनको इस बात की तस्दीक है कि नहीं। लेकिन जैसा कि बार बार इस पूरे मामले में सामने आता है कि प्रशासन पे बड़ा दबाव है कि ये गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन अभी तक 48 घंटे से ज्यादा होकर वक्त हो चुका है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि बीच में बात थी कि क्या आत्मसमर्पण होगा, लेकिन उसको लेकर के भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। ये पूरा मामला और उलझता जा रहा है और सबसे ज्यादा दबाव स्थानीय प्रशासन पे है कि वो आरोपी की गिरफ्तारी कब जल्द से जल्द कर पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो बलिया के मामले में नई जानकारी वो आपको हमने रखी, आगे भी अपडेट आपको इस मामले में करते रहेंगे। और अब बात बिहार के चुनाव की। पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया? वोट कटवा पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं हो। उन्हीं के साथ कितने मंच आपने साझा किए। उस वक्त तो आपने पापा को बैठ के कभी नहीं बोला कि देखिए आपकी पार्टी वोट कटवा पार्टी है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का। एलजेपी को किसी भी और कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो आपसे बुलवाना चाह रहे हैं, आप उसमें अपने व्यक्तिगत रिश्ते भूल गए। 3 ठगबंधन जो हैं, उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी। तो बिहार के चुनाव में वोट कटवा पर बवाल मच गया। बीजेपी ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी कहा तो चिराग पासवान को गहरा धक्का लगा। लेकिन चिराग इसके पीछे नीतीश का हाथ बता रहे हैं। वो लगातार सीएम नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। आज भी चिराग ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए साफ कह दिया कि अगर चुनाव के बाद नीतीश सीएम बने तो वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। भी वोटों का बटन दबा नहीं कि वोट कटवा पर बवाल तेज हो गया है, जुबान तीखी हो गई है। आमने सामने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और बिहार की एक छोटी पार्टी आ गई है, जिसके साथ बीजेपी केंद्र में गलबहियां कर रही है। उसी को जावड़ेकर ने वोट कटवा क्या कहा, हत्थे से उखड़ गए चिराग पासवान। 24 घंटे बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है, लिहाजा आज भी उन्होंने जुबान का तोप खोला तो जरूर, लेकिन निशाने पर थे नीतीश कुमार। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया? अगर वोट कटवा है, मेरी पार्टी का आप अपमान कर रहे हैं। भाई आपकी भी पार्टी है और पार्टी के लिए हर कोई इमोशनल होता है, भावुक होता है। अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। मैं दबाव में समझ सकता हूँ, मुख्यमंत्री निरंतर इस तरीके की दबाव की राजनीति वो करते हैं, खुद वो बोलते नहीं है, दूसरों से वो बुलवाते हैं। नीतीश के खिलाफ चिराग पासवान लगातार हमलावर है। यही वजह है कि बिहार चुनाव में एलजेपी उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है जहां जेडीयू मैदान में है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई भी सरकार बनेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, पर उस सरकार का समर्थन नहीं करेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग की अलगार के पीछे कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं? हालांकि बीजेपी साफ कह रही है कि बिहार में उनकी कोई बी और सी टीम नहीं है। बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी सी डी कोई टीम नहीं है। अब इसे सियासी नूरा कुश्ती कहें या फिर रियल फाइट, लेकिन इस झगड़े के आगे भी कांग्रेस को काफी कुछ दिखाई दे रहा है। भले ही कांग्रेस खुद महागठबंधन के जरिए बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन बीजेपी के गठबंधन को ठगबंधन बता रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं। एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, लेकिन जुबानी जंग का आगाज जब इस अंदाज में हुआ है तो अंजाम आप समझ सकते हैं। फिलहाल तो चिराग के दाव ने करीब 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया है और यही संकट एनडीए के भविष्य का रुख तय करेगा। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
तो हमारे साथ आ गए बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ आ गई हैं रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आ गए हैं अजय कुमार, वो एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आ गए हैं, वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ आ गए हैं राजीव रंजन, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आप सबका स्वागत है। अजय जी, इतना दिल पे ले लिया आप लोगों ने, वोट कटवा कह दिया कल को प्रकाश जावड़ेकर और संबित पात्रा ने। तो अभी तो आप कह रहे थे कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है, अभी डर क्यों लगने लगा? अभी तो चुनाव की पहली वोटिंग भी नहीं है। अरे हम वोट कटवा है तो आप में घबराहट क्यों मच गई? क्यों हरकंप मच गया? क्यों लगातार दिल्ली मोदी जी को फोन कर रहे हैं, अमित शाह को फोन कर रहे हैं, नड्डा साहब को फोन कर रहे हैं, बचाओ बचाओ चिराग पासवान से बचाओ, इस युवा लड़के की आंधी में हम तो उड़े जा रहे हैं। आज लिख लीजिए, जेडीयू का अस्तित्व समाप्त है। नीतीश कुमार ने कोई सेकंड लीडरशिप डेवलप ही नहीं की है उस पार्टी में। जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया, शरद यादव को धोखा दिया, खुद इस एनडीए गठबंधन से बाहर गए लालू यादव को धोखा दिया। अरे इनका ट्रैक रिकॉर्ड धोखेबाज का है। हम वोट कटवा हैं या नहीं है या जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, एक सवाल है, 10 तारीख को मुंह छुपवा भी दिखेगा, जिसको मुंह दिखाने का भी शऊर नहीं होगा और मौका नहीं मिलेगा। चलिए, ये याद रखिएगा, मैं समझ मुंह सकता हूं। छुपवा भी इसी चुनाव में दिखेगा। आपकी मुंह भावनाएं, छुपा के घूमने वाला। आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, काफी आहत लग रही हैं। राजीव रंजन जी, इतना समय साथ रहे, चुनाव आया तो ये हालत हो गई कि एक दूसरे को वोट कटवा, मुंह छुपवा, मुंह नोचवा, पता नहीं क्या क्या कहने लगे। अब इनके शब्दों का जवाब उन शब्दों में तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अजय जी एक अच्छे प्रवक्ता है। मुझे लगता है सामान्य शिष्टाचार की भाषा का हम सबों को प्रयोग करना चाहिए। और बिहार का जो जमीनी यथार्थ है, 15 वर्षों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द है, और इसे स्वीकार करें या ना करें अजय जी, उनके सारे दरवाजे बंद हो गए। लगातार प्रधानमंत्री जी की तस्वीर पहले लगाने की बात उन्होंने कही, बाद में हनुमान की तरह सीना चीर कर दिखाने की बात कही, लेकिन पहले देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर, संबित पात्रा, और अब अंत में देश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री ने तमाम कयासों और अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया। अब चिराग पासवान के लिए यह मुश्किल घड़ी है, और प्रतिकूल मौसम का सामना करने का मादा उनमें इसलिए नहीं है कि वंशवाद की जो परिणति है, ऐसे चेहरे जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया हो, कभी जमीन पर वो दिखे नहीं हो, लेकिन आसमानी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के वो सरजमी पर आते हैं। और जब मुश्किल वक्त आता है, तो चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, इन तीनों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं। और ये मुश्किल वक्त उनका आने वाला है। 2020 के विधानसभा चुनाव उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम, उनकी महत्वाकांक्षाओं की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम बिहार की जनता करेगी। ठीक है, कौन मुंह ठोकवा होगा, कौन क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए तमाम नेताओं को। और नीतीश कुमार जी राजनीति में शिष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। कभी भी उन्होंने बदजुबानी नहीं की, कभी असंसदीय वाक्यों का प्रयोग नहीं किया। सर देखिए, पार्टी के प्रवक्ताओं पहली बार शब्द आया बीजेपी के मंच से, और शाहनवाज जी हंस रहे हैं जब आप शिष्टाचार का लेसन दे रहे हैं। तो इस मर्यादा का जरूर, हालांकि शाहनवाज जी मुस्कुराहट के लिए जाने जाते हैं अपनी, लेकिन अभी तो बिल्कुल हंस दिए वो आपकी बात पे जब आपने शिष्टाचार की बात कही। तो शाहनवाज जी, ये क्या मतलब, एक शेर है ना कि दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। अभी चुनाव के रिजल्ट नहीं आए सर, और चिराग पासवान तो बार बार कह रहे कि आपका सीएम बनाना है, आपका सीएम बनाना है, बीजेपी का सीएम बनाना है। आप लोग उनको वोट कटवा साबित कर रहे हैं। चक्कर क्या है सर? नहीं, आप जानते हैं रोहित जी, मैं तो तनाव में डिबेट नहीं करता। हमारे मित्र राजीव जी ने जो कहा है उस पर मुझे खुशी हुई। ये खुशी, इसमें तंज मत तलाशें, तंज उन लोगों पर है जो हमारे पीएम का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री तो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में है। देश के लोग जो उनसे बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है जनता दल यूनाइटेड से, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी से। हम ये 4 दल नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। हर पार्टी को अलग अलग चुनाव लड़ने का हक है। पप्पू यादव लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, उसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी भी लड़ रही है। उनको कोई ये तो नहीं कह सकता कि मत लड़िए, वो लड़ें। लेकिन हमारा कहना है कि आप, अपना झंडा है, अपना निशान है, आपके अपने नेता हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दुनिया में नहीं है, अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, उनको निर्णय करना है। लेकिन बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 2020 में एनडीए गठबंधन को 220 सीट देंगे। मैं बिहार से, पटना से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको कह सकता हूं एकदम एक तरफा माहौल है। लोकसभा के चुनाव में जैसे 40 में 39 सीट मिली, उसी तरह बिहार में इस बार भी विधानसभा के चुनाव में वो वोट कटवा शब्द को अलग अंदाज में ना देखा जाए। यानी हम ये मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जो आज लड़ाई है वो सीधी लड़ाई है तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन से। वो कई जगह अगर वोट काटते भी हैं तो उससे फायदा उनको नहीं होने वाला है। हमारे कहने का मकसद ये है, हम ये मानते हैं कि वोट काटने से कोई फायदा नहीं है। जो नीतीश कुमार जी की क़यादत में, नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी की दुआ से जो हमारा विजय रथ चला है वो रुकेगा नहीं। ठीक है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सासाराम में आ रहे हैं, गया में आ रहे हैं और हमारे यहाँ भागलपुर में आ रहे हैं। ठीक है। आप देखिएगा क्या माहौल दिखेगा। बिहार के लोग नरेंद्र मोदी जी पर बहुत भरोसा करते हैं। भागलपुर का नाम लिया, पहले माहौल बताया तो पटना से बताया, भागलपुर से माहौल नहीं बताया तब आपने। कोई नहीं सर, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी की रैली बताई रोहित जी। मैंने कहा आपने पटना से माहौल बताया 220 सीट का, भागलपुर से बताइए ना कैसा माहौल है। बताने के लिए सर हाँ, भागलपुर पहुंचूंगा 2 दिन में तो आपको बताऊंगा एक तरफा माहौल है साहब। भागलपुर में भी एनडीए के हमारी टीम भी पहुंच रही है, अंजना श्वेता वहीं मिलेंगे आपको। आज हम लोग तब वहां आपसे माहौल पूछेंगे। जरा रागिनी नायक से पूछ लेते हैं। रागिनी जी, मजा तो आ रहा होगा कि ये आपस में ही लड़ जा रहे हैं रोहित जी, एक दूसरे को वोट कटवा, मुंह छुपवा, आप भी आइए ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, श्वेता जी तो बिहार की हैं, मैं तो आपको भी दावत देता हूँ। बारी बारी आएंगे ना सर, आप बोलने दीजिए। हाँ, बारी बारी आएंगे शाहनवाज जी, पक्का बारी बारी से आएंगे। बाद में बोलिए रागिनी जी। फोन करके अभी बिहार के ऊपर बहस करते हैं। देखिए, भागलपुर पहुंचे नहीं है, दिल्ली में बैठे हैं और या पटना में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं पता नहीं, पूरे बिहार का आकलन कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। तो सबसे पहले तो भाजपा, जदयू और लोजपा के लिए कह दूं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है अभी भी तुम्हें यकीन नहीं। रोहित जी, अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा होशियार या होशियार बनने की कोशिश करता है, चालाकी दिखाता है, अंत में वो सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता है। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का बिहार में होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से गठबंधन किया जदयू के साथ और परोक्ष रूप से चुपचाप ठगबंधन किया लोजपा के साथ, ताकि जदयू अपनी हैसियत से बड़ा कद ना बना ले। और यही हाल इनका हर घटक दल के साथ रहता है, क्योंकि मोदी जी और भाजपा की शैली यही है कि अपनी लकीर बड़ी करने के लिए दूसरे की मिटा दो, अपना कद बड़ा करने के लिए दूसरे के पैर काटने लगो। पर जो बिहार की परिपक्व जनता है वो जानती है कि ना तो उसे इस ठगबंधन के लिए वोट करना है, ना ऐसे राजनीतिक दल के लिए करना है जो एक दूसरे की पीठ में ही खंजर घोंपने के लिए लगे हुए हैं, और ना ही किसी षड्यंत्रकारी राजनीतिक दल के लिए करना है। आप देखिए, जदयू पिछली बार 2015 में जब चुनाव हुआ तो इसी जनता के मतादेश का अपमान करके मोदी जी की गोदी में बैठ गए। आप बात करिए लोजपा की, तो मौसम की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है। वो पता नहीं आज यहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी, जनता कैसे विश्वास करे। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे पीडीपी हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, लोजपा हो, हर घटक दल के साथ यही करती है कि जैसे ही मतलब पूरा होता है धता बता देती है। बिहार की जनता वोट करेगी राजद और कांग्रेस के लिए। अब आप देखिए, आप फोटो भी दिखा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। केवल बिहार तेजस्वी के नाम पे वोट मांगेगा या राहुल गांधी की रैलियां भी होंगी? 10 दिन पहले, एक मिनट मैं पूरा कर लेती हूँ, उसमें आपको सारी जानकारी दे दूंगी। देखिए, बिहार के चुनाव, पहला चरण का चुनाव है, उससे 10 दिन पहले हम 25 सूत्री साझा कार्यक्रम लेकर आ गए हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा,
200 दिन मनरेगा का रोजगार होगा, बजट का 12% शिक्षा में लगाएंगे, किसान का कर्ज माफ करेंगे, हर प्रमंडल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। और लोजपा, जदयू, भाजपा जो भी जिसके साथ भी है वो किन पर चुनाव लड़ रहा है? आतंक, पाकिस्तान, कश्मीर, ये इनके मुद्दे हैं। और थोड़ी देर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान सब होने वाला है। ठीक है, तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। एक मिनट, एक लाइन जोड़ दूं। नीतीश जी से बिहार की जनता कहने वाली है, अब का किए हो, सब गोड़ दिए हो, ये पूछेगी। शाहनवाज जी तैयार रहिएगा, भागलपुर जाएंगे तो जनता काले झंडे दिखाएगी आपको। ठीक है, शाहनवाज जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले मृत्युंजय जी बेचैन है। वो कह रहे हैं भाई फोटो हमारे नेता का लग रहा है, नाम तेजस्वी यादव का है सबसे आगे। वक्त आप दे रहे हो कांग्रेस के प्रवक्ता को, जहां से अभी तक ये तय नहीं कि राहुल गांधी की रैलियां कितनी होंगी। तिवारी जी बोलिए। देखिए रोहित जी, हम लोगों के गठबंधन में सिर्फ हाथ जवाब दे दूं, एक मिनट सर, एक सेकंड शाहनवाज जी का जवाब दे। शाहनवाज जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। पहले मृत्युंजय जी बोल लें, एक बार सब लोग बोल लें कम से कम अपनी अपनी बात, फिर वापस आ जाऊंगा, समय बचेगा तो। बोले मृत्युंजय जी। देखिए रोहित जी, हमने कहा कि हम लोगों के बीच में महागठबंधन में सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, यहाँ दिल मिला हुआ है। और बिहार की 12 करोड़ जनता का ये गठबंधन है। पिछले चुनाव में भी कहा था, कितने दिन मिला रहा था, दिल देख लिया था सबने। देखिए, चुनाव का हर दिन नया होता है, क्रिकेट में जैसे होता है। अगर एक दिन कोई 0 पर आउट हो गया तो दूसरे दिन डबल सेंचुरी भी मारता है, ये भी आप जानते हैं। इसलिए हम लोगों के यहाँ जनता का गठबंधन है मजबूती से। लेकिन बीजेपी जो खेल बिहार में कर रही है, ये बिहार की जनता देश के अन्य राज्यों से ज्यादा राजनीतिक समझ रखती है। पहले देखिए, जब रामविलास पासवान जी अस्पताल में भर्ती थे, बीमारी से जूझ रहे थे, उस समय इतना बड़ा मानसिक तनाव दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने उनको राज्यसभा भेजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाई राज्यसभा भेजकर उन्होंने एहसान किया क्या? रामविलास पासवान जी को घुमा घुमा कर आप 40 में 39 सीट ले लिए लोकसभा का, और आज आप उनको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। दलितों के इतने बड़े नेता हैं और आप टॉर्चर कर रहे हैं। और देखिए बेचारे अब नहीं रहे, लेकिन चिराग पासवान जी पर लगातार बीजेपी खेल कर रही है। चिराग पासवान जी के माध्यम से कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार जी को साफ करना चाह रही है। लेकिन अमित शाह जी ने, दिक्कत यह है कि तमाम उसके बाद भी चिराग पासवान घूम फिर के आ जाते हैं उसी बात पे, और वो आपके लिए रास्ता तब भी नहीं खोल रहे हैं। वो फिर भी कह देते हैं कि दिल में मेरे मोदी हैं। तब क्या करेंगे आप लोग? नहीं, अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, अभी अमित शाह जी ने एक चैनल पर कहा इंटरव्यू में कि चुनाव परिणाम के बाद हम फिर लोजपा के साथ नहीं होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा फिर हम देखेंगे। इसका मतलब बीजेपी सारा खेल कर रही है। चलिए सर, और बीजेपी अब तो माहौल बन रहा है, हिसाब किताब राजनीतिक रंग आ रहा है सामने, पता लगेगी, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे। आपसे आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कंगना रनौत पर FIR, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।